लक्ष्मीकांत के सीरीज में आप सबका स्वागत है। लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है। इन दोनों को हम विस्तार से समझेंगे, दोनों का अर्थ बहुत ही सावधानीपूर्वक समझेंगे। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और साथ में हम जो कल समझे थे प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का अर्थ क्या है, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, समाजवादी शब्द का अर्थ क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ क्या होता है, इसको भी हम रिवीजन करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, ठीक है। तो संविधान के प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, यानी जो प्रस्तावना है उसमें लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। अगर बात करें तो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था क्या होता है, तो लोगों का तंत्र होता है, यानी सर्वशक्ति जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र क्या होता है, तो लोगों का तंत्र होता है, लोगों के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है और वही कानून बनाता है, वही तो लोकतंत्र होता है। और सब शक्ति किसके पास होती है, तो जनता के हाथ में होती है, वही बात कह रहा है, ठीक है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। चलिए दोनों को समझते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहते हैं दोस्तों जहाँ पर जनता सीधे कानून बना लेती है, सीधे प्रत्यक्ष रूप से क्या कर देती है, कानून बना लेती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यह है जनता, यहाँ लोग है, ठीक है। लोग ने क्या किया, वोट दिया, क्या किया, वोट दिया, और यहाँ पर क्या हुआ, कानून बन गया। लोग ने वोट दिया, यहाँ पर कानून बन गया। और यहाँ पर देखिए समझते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या हुआ कि लोगों, यहाँ पर लोग हैं, लोगों ने वोट दिया, एक व्यक्ति को चुना, बीच में एक किसी प्रतिनिधि को चुना, जैसे कि विधायक हो गया, सांसद हो गया, उसको चुना और वह कानून बनाता है, ठीक है। बीच में एक प्रतिनिधि होता है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, बीच में कोई प्रतिनिधि नहीं होता, डायरेक्ट कानून बन जाता है, ठीक है, डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है, बीच में एक प्रतिनिधि है, वह कानून बनाता है। तो समझ चुके होंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सीधे लोग क्या कर देते हैं, कानून बना देते हैं, बीच में कोई प्रतिनिधि तो नहीं होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में बीच में एक प्रतिनिधि होता है, जैसे विधायक सांसद हो जाता है, वही कानून बनाता है, कानून लागू करता है, कानून बनाता है, ठीक है। तो यह हो गया भले अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझ चुके होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहीं पर लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का व्यवस्था किया गया है, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार होते हैं। ये 4 मुख्य औजार को याद रखिएगा, जैसे कि परिप्रेक्ष्य यानी पूछताछ कर लिया जाता है, पहल किया जाता है, प्रत्यावर्तन या वापस बुलाना होता है, या जनमत संग्रह यानी कि प्लेबिसाइड किया जाता है। ये 4 तरह से क्या किया जाता है, कानून को बना लिया जाता है, परिप्रेक्ष्य, पहल, प्रत्यावर्तन, वापस बुलाना, ठीक है, और जनमत संग्रह के द्वारा। ये 4 चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी ओर दिया हुआ है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है और वही जो प्रतिनिधि होता है सर्वशक्ति का इस्तेमाल करता है। मैंने बताया ना कि लोगों द्वारा वोट दिया जाता है, एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, वही सर्वशक्ति का इस्तेमाल करता है, सरकार चलाता है, कानून को निर्माण करता है, ठीक है। ये होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। लोकतंत्र जो है उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वही सर्वशक्ति का इस्तेमाल करते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है, कानून को लागू करते हैं, सरकार चलाते हैं, ठीक है। तो उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। और जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है वह 2 तरह के होता है, एक संसद और एक राष्ट्रपति के अधीन, 2 तरह के होता है। तो भारत में कैसा है, तो भारत में संविधान के प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था किया गया। तो 2 तरह के संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। तो भारत में कैसा है, तो संसद लोकतंत्र की व्यवस्था किया गया है, जिसमें जो कार्यपालक होते हैं वो क्या होते हैं, नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। विधायिका कौन होता है, तो विधायिका जो कानून को बनाता है, और कार्यपालक कौन होता है, जो कानून को लागू करता है, ठीक है। तो जो कानून को लागू करता है यानी जो कार्यपालक होता है, अपने कार्य के लिए, अपने नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट में कि क्या जो कार्यपालक है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, तो यस, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कहा गया है लोकतंत्र का लक्षण के स्वरूप। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का आधार क्या है दोस्तों, तो वयस्क मताधिकार हो गया, सामयिक चुनाव हो गया, कानून की सुरक्षा हो गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, भेदभाव का अभाव, यही लोकतांत्रिक लक्षण का स्वरूप है। देखिए दोस्तों, अगर वयस्क मताधिकार नहीं होगा, यानी कि लोगों को बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कहाँ स्थापित हुआ, लोकतंत्र का तो स्वरूप ही खत्म हो गया। इसीलिए वयस्क मताधिकार जरूरी है। कानून की सर्वोच्चता, यानी जो कानून बनाया जाएगा वही सर्वोच्च है, उसके अलावा कोई सर्वोच्च नहीं, कानून के आधार पर ही सब कुछ किया जाएगा। न्यायपालिका जो हमारे न्याय कर रहे हैं वह स्वतंत्र होना चाहिए, तभी तो लोकतंत्र का आधार मजबूत होगा। हम लोगों को
आज़ादी मिलेगी, तभी तो लोकतंत्र का लक्षण भले लोकतंत्र का आधार बना रहेगा। अगर ये चीज़ें नहीं रहेगी तो लोकतंत्र का स्वरूप खत्म हो जाएगा, ठीक है, यही कहा जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून की स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार, सामूहिक, ये सब क्या है, लोकतांत्रिक लक्षण है भारतीय राजस्व व्यवस्था के, ठीक है, तो याद रखिएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि संविधान के प्रस्ताव में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बहुत ही बृहद रूप में, बहुत अधिक इसका प्रयोग हुआ है, जैसे कि इसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र की बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की भी व्यवस्था की गई, यानी तीनों की व्यवस्था की गई है, राजनीतिक लोकतंत्र की भी व्यवस्था, सामाजिक के भी और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को भाषण का समापन देते हुए संविधान सभा में कहा था, विशेष बल दिया था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक उसमें मूल सामाजिक लोकतंत्र ना हो। कहने का मतलब कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है तब तक अस्थायी नहीं हो सकता जब तक उसमें क्या हो, सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है दोस्तों, जो सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ होता है वह जीवन शैली जिसमें क्या हो, स्वाधीनता हो, समानता हो, भ्रातृत्वता को मान्यता देती हो। स्वाधीनता का मतलब आज़ादी मिलती हो, समानता का मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको समान देखा जाता हो, भ्रातृत्वता यानी कि भाईचारा हो, इसी को तो कहा जाता है सामाजिक लोकतंत्र। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। कहा जाता है कि स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्वता सिद्धांत को अलग से एक तरह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, यानी इसको अलग से नहीं देखा जाना चाहिए, एक साथ मिलाकर ये आपस में मिलकर एक तरह की रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इसमें से कोई भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य पराजित हो जाता है। अगर इसमें से कोई भी अलग हो जाए तो लोकतंत्र का जो उद्देश्य पराजित हो जाता है। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता, और स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्वता या बंधुत्व से अलग नहीं किया जा सकता। अगर इन दोनों में से किसी को भी अलग कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, तो लोकतंत्र का जो उद्देश्य है वो पराजित हो जाता है, वह हार जाता है, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने समझ लिया लोकतंत्र का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है कि समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तिगत पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देती है। बिना स्वाधीनता के तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने समझ लिया लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है, समझ चुके हैं ना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो चलिए समझते हैं गणतंत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, गणतंत्र अगर बात करें लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में, तो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक होता है राजशाही और दूसरा होता है गणतंत्र। राजशाही का मतलब जहाँ पर राजा रानी का शासन होता है, जहाँ पर राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख राजा रानी होता है, ठीक है, और उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसीन होता है, यानी कि राजा का बेटा राजा होता है, उत्तराधिकारी माध्यम से चुना जाता है, जैसे कि ब्रिटेन में, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी याद रखना है, ब्रिटेन में राजा रानी का शासन होता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें गणतंत्र की, तो गणतंत्र में राज्य का जो प्रमुख होता है हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका का संविधान। जो गणतंत्र होता है दोस्तों, उसमें जो प्रमुख होता है वह चुनकर आता है, यानी चुनाव करके लोगों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। इसलिए वह क्या होता है, वह गणतंत्र होता है वह देश, जैसे कि अमेरिका का संविधान। इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी गणतंत्र का अर्थ यह होता है कि जो भारत का प्रमुख है राष्ट्रपति, वह चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। चुनाव के जरिए उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है। जो राष्ट्रपति है उनका भी चुनाव होता है, ऐसा नहीं कि वो राजा के रूप में आते हैं, वह मतलब क्या उत्तराधिकारी के माध्यम से नहीं, उनका भी चुनाव लोग करते हैं, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने समझ लिया कि गणतंत्र और राजतंत्र का क्या अर्थ होता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल है, जैसे पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है, ठीक है। तो गणतंत्र में दो बातें को और भी शामिल कर लीजिए कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे कि राजा के हाथ में नहीं होती है, लोगों के हाथ में होती है। दूसरी ओर किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है, यानी गणतंत्र में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाता है, ठीक है, स्पेशल पावर किसी को नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय और बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला हुआ है, ठीक है। सभी जो कार्यालय है, जितने भी सार्वजनिक जो सरकारी कार्यालय है, वो सबके लिए खुला हुआ है, बिना भेदभाव के खुला हुआ है, ठीक है। इसको कहा जाता है गणतंत्र में जो प्रमुख होता है उसका भी चुनाव होता है, और लोकतंत्र में तो लोगों के द्वारा एक प्रतिनिधि चुन लिया जाता है, वह कानून को बनाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आया है तो आप लोग कमेंट कीजिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यहाँ पर लोग होते हैं, वोट करते हैं, डायरेक्ट कानून बनाते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में यहाँ पर लोग होते हैं, बीच में प्रतिनिधि चुनते हैं और कानून बनाते हैं वो, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कल जो हम लोगों ने पढ़ा था।
तो प्रस्तावना हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना, तो प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका के संविधान में सम्मिलित किया गया, फिर अन्य देशों ने जैसे भारत ने भी इसे सम्मिलित किया। प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय पत्र है, भूमिका को कहते हैं। परिचय पत्र क्या होता है? अगर आप लोग परिचय दिखाते हैं किसी को तो आपके बारे में पता चलता है। इसी तरह परिचय जब संविधान की परिचय है प्रस्तावना को पढ़ने के बाद आपको संविधान में हर चीज़ें पता चल जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति हुए हैं एन पालकी वाले, उन्होंने कहा था संविधान को परिचय पत्र कहा था। ठीक है, तो इस तरह आप याद रखिएगा, आपको बहुत ही चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, देखिए प्रस्तावना के 4 मूल तत्व कल हम लोगों ने देखे थे। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व क्या है? तो प्रस्तावना क्या करता है? संविधान के अधिकार स्रोत को बताता है। प्रस्तावना कहता है कि जो संविधान है वो भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करता है। उस तरह प्रस्तावना भारत की प्रकृति को बताता है कि भारत कैसा है नेचर में, तो संप्रभु है, किसी पर दबाव नहीं है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है। और संविधान का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो न्याय, स्वतंत्रता और समता, बंधुत्व के संविधान का उद्देश्य होता है। न्याय दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना, समानता और बंधुत्व दिलाना, ये सब क्या है? संविधान का उद्देश्य है। संविधान लागू होने की तिथि, ये सब प्रस्तावना हमें दिखाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोगों ने कल समझा था कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। तो संप्रभुता वह होता है, संप्रभुता अर्थ है कि भारत ना तो किसी देश पर निर्भर और ना ही किसी का देश का डोमिनियन है, इस पर किसी का ऊपरी शक्ति नहीं है, कोई किसी का दबाव नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ संप्रभुता का अर्थ। फिर हम लोगों ने समाजवादी शब्द को भी समझा था। समाजवादी कौन होता है? जो समाज के लिए काम करता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने धर्मनिरपेक्ष को भी समझा था। धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब हुआ कि भारत किसी भी राज्य को विशेष धर्म के तौर पर नहीं देखता है। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है धर्म के आधार पर। ठीक है, सबको धार्मिक स्वतंत्रता भी दिया गया है 25 से 28 में। ये होता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, किसी को विशेष धर्म की दर्जा नहीं देता है। आज हम लोगों ने लोकतांत्रिक को समझ ही लिया, तो ये चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय।